ये स्टूडेंट्स सो बेसिकली अभी जो है हम लोग देखेंगे एट्थ एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ। सो हम लोग क्या निकाल रहे हैं ना कि इंटरनल एनर्जी चेंज पर यूनिट मास फॉर अ सब्सटेंस अंडरगोइंग फेज ट्रांजिशन। तो बेसिकली हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि जब एक सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड बनता है या लिक्विड से गैस बनता है, यानी कि जब उसका फेज चेंज होता है, जिसे हम फेज ट्रांजिशन प्रोसेस भी कहते हैं। तो जब उसका फेज चेंज हो रहा है, तो फेज चेंज होते वक्त उसकी इंटरनल एनर्जी कैसे बदलती है, हम वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास में कितनी बदलती है, हम वो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसके लिए एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज पर यूनिट मास फॉर सब्सटेंस अंडरगोइंग फेज ट्रांजिशन यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो भाई इंटरनल एनर्जी कैसे बदलती है पर यूनिट मास किसी सब्सटेंस की जब उसका फेज चेंज होता है। अच्छा, फेज चेंज जो प्रोसेस है, याद रखना, हमेशा याद रखना, फेज चेंज इज एन आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक प्रोसेस। मतलब टेम्परेचर भी बदलता नहीं है और जो प्रेशर है वो भी बदलता नहीं है ड्यूरिंग द फेज चेंज। फेज चेंज के दौरान ना टेम्परेचर बदलता है ना प्रेशर बदलता है। ओके, अब लेटेंट हीट तो आप सभी जानते ही होंगे। लेटेंट हीट अगर नहीं जानते हैं तो इसको ऐसे याद रखिए, हिडन लेटेंट का मतलब होता है हिडन। आई थिंक लैटिन लैंग्वेज में होता है कि ग्रीक में होता है, आई डोंट रिमेंबर, बट होता है। लेटेंट का मीनिंग है हिडन। चलिए, एनीवे, छुपा हुआ। अब आप बोले छुपा हुआ का क्या मतलब है, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा कि सपोज के बर्फ है ना, सपोज के बर्फ है, बर्फ, आइस, ठीक है, ये -10 डिग्री सेल्सियस पे सपोज मैं यहाँ पे थर्मोमीटर लगा देता हूँ। अच्छा, आप बोलेंगे सर लेकिन आइस तो 0 डिग्री पे रहती है। ऐसा थोड़ी ना है, 0 डिग्री पे थोड़ी ना रहती है आइस। कौन बोला 0 डिग्री पे रहती है? आइस तो -50 पे भी रहती है, -100 पे भी रहेगी, -200 पे भी रहेगी। बेसिकली 0 डिग्री से जस्ट नीचे आइस बनना स्टार्ट होती है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि फेज ट्रांजिशन स्टार्ट होता है, वाटर से आइस बनता है, लेकिन -1 पे जाएंगे, -2 पे जाएंगे, -5 पे जाएंगे, -10 पे जाएंगे, तो भी तो आइस ही रहेगा ना। तो -10 डिग्री पे आइस से मान लेते हैं। जब इसे आपने हीट सप्लाई दिया, मतलब हीट सप्लाई से करके किया इसको, तो थर्मोमीटर में टेम्परेचर -10 से -9, -8 ऐसा होता चला जाता है। टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। बढ़ते बढ़ते जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है ना, तो ऐसा देखा गया है कि टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है, बिल्कुल ही बंद हो जाता है टेम्परेचर बढ़ना। टेम्परेचर एक जगह पे आके थम गया, रुक गया। हीट दी जा रही है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। पहले जब हीट दी जा रही थी टेम्परेचर बढ़ रहा था, दिख रहा था, तो हीट का असर दिख रहा था। लेकिन अब 0 डिग्री पे आने के बाद हीट का असर दिखाई नहीं दे रहा है। तो हीट छुप रही है, अंदर जाके मटेरियल के अंदर छुप रही है, हीट गायब हो गई है। तो उस हीट को जो 0 डिग्री पे गायब हो गई है, उसे लेटेंट हीट कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर वो हीट गई किधर? तो हीट इस्तेमाल हो रही है ये जो आइस के मॉलिक्यूल्स हैं पिघलाने के लिए, मतलब आइस के क्रिस्टल्स को पिघलाने के लिए, आइस के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए, आइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें दूर दूर करने के लिए, उनके बॉन्ड को कमजोर करने के लिए। अरे जब सॉलिड के अंदर जो एटम्स के बीच में बॉन्ड हैं वो कमजोर होंगे, तभी तो पिघलेगा ना वो। तो वो पूरी की पूरी हीट जो है यूटिलाइज हो जाती है बॉन्ड ब्रेक करने में, बॉन्ड को लूज करने में। तो हीट क्योंकि टेम्परेचर के फॉर्म में नजर नहीं आ रही, इसलिए उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह सकते हैं आप, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी कह सकते हैं, फ्यूजन भी कह सकते हैं। अब ऐसा आगे फिर क्या हुआ, जब सारे की सारी आइस, पूरी की पूरी आइस कन्वर्ट हो गई लिक्विड में, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, अब फिर टेम्परेचर बढ़ता हुआ यहां से फिर से कंटिन्यूसली दिखाई देता है। 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, करते 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 100 तक पहुंचे।
मान लेते हैं कि ये जो कंटेनर एकदम क्लोज्ड कंटेनर है, तो 100 तक पहुंचे, 100 पे आके फिर टेम्परेचर अटक जाता है, फिर टेम्परेचर बढ़ते हुए नहीं दिखता है। जब तक कि पूरा का पूरा वाटर, पूरा का पूरा लिक्विड स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता, जब तक कि फेज ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं हो जाता पूरी तरीके से, तब तक कि आपको टेम्परेचर 100 ही दिखाता रहेगा। तो जो हीट है भाई कहां जा रही है? तो भाई लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को लूज करने में, ताकि वो गैस बन सके, वेपर बन सके। तो उसे कहते हैं हम, जो हीट जो इस्तेमाल हो गई फेज चेंज करने में, उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या फिर उल्टे डायरेक्शन में चलेंगे तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन भी कह सकते हैं। व्हाटएवर, वेपराइजेशन इज मोर पॉपुलर वर्ड। तो बेसिकली लेटेंट हीट आपको आई होप समझ में आ गया। पानी के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग है पानी के लिए फॉर वाटर, इट इज 80 कैलोरी पर ग्राम। यानी कि अगर आपको 1 ग्राम पानी को जो कि आइस के फॉर्म में था, बर्फ के फॉर्म में था, 1 ग्राम बर्फ, उसको अगर 1 ग्राम वाटर बनाना है, लिक्विड बनाना है, लिक्विड 1 ग्राम आइस से तो 1 ग्राम ही लिक्विड बनेगा ना, वजन तो वही रहेगा, वॉल्यूम भले बदल जाए, है ना। आइस की वॉल्यूम इज डिफरेंट देन वाटर की वॉल्यूम, दैट्स ओके। बट 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम पानी बनाने में 80 कैलोरी हीट देना पड़ती है। तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ऑफ वाटर। चलिए एनीवे, तो बेसिकली हम कह देते हैं कि हमें कोई तो एक सब्सटेंस है जिसके m ग्राम्स को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, मतलब वो सॉलिड है, m ग्राम सॉलिड को m ग्राम लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो हीट कितनी रिक्वायर्ड है? मास, जो कि ग्राम्स में लिया गया है, इनटू लेटेंट हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। आई होप कि आपको बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन समझ में आया। पानी के 1 ग्राम को 80 कैलोरी चाहिए, तो किसी ने बोला 50 ग्राम को कितना चाहिए, तो 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो ये मास हो गया, ये एल हो गया। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? तो बेसिकली 50 से मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि 50 ग्राम के लिए कितनी हीट लगेगी। तो m इंटू एल ही तो कर रहे हैं ना, तो दिस इज द हीट। आई होप कि सभी को ये बात समझ में आ रही है। तो Q इक्वल्स टू ml। अच्छा, वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर, उसका फॉर्मूला बहुत इजी है, P इंटू वी टू माइनस वी वन। पिछले जो वीडियोस हैं उनमें से आप आई थिंक 3rd या 4th वीडियो है, उसमें चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने वर्क डन इन आइसोकोरिक, आइसोबारिक, हर तरीके के प्रोसेस का देखा है। तो आइसोबारिक का जो है प्रोसेस का वर्क डन ये होता है। अब यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स हम लिख सकते हैं dq इक्वल्स टू du प्लस dw, राइट, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर हम डाल देंगे ml, ये du हो गया, और यहां पर डाल देंगे हम लेट से P इंटू वी टू माइनस वी वन, क्योंकि वॉल्यूम तो बदल रही है ना। प्रेशर भले कांस्टेंट है, बट सॉलिड की और लिक्विड की वॉल्यूम्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको मैं एक काम करता हूँ डेल्टा के फॉर्म में लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। तो डेल्टा यू इज सिंपली ml माइनस पी इंटू वी टू माइनस वी वन, और डेल्टा यू के नीचे मास को ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास, और वही तो हमें चाहिए था ना, इंटरनल एनर्जी चेंज पर यूनिट मास फॉर अ सब्सटेंस अंडरगोइंग द फेज ट्रांजिशन। तो डेल्टा यू बाई एम इक्वल्स टू ml, और एक सेकंड, अब तो क्या है, जो L मतलब M से डिवाइड कर दिया ना दोनों साइड पे, तो L के नीचे मतलब L के साथ जो M था वो गया, और इसके नीचे M आ गया, V2 माइनस V1 बाई M। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, L माइनस P सम गैमा 2 माइनस गैमा 1, वेयर गैमा इज इक्वल्स टू वॉल्यूम बाय मास इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। एक स्पेसिफिक वॉल्यूम करके भी जो है वर्ड, एक टर्म है, एक पैरामीटर है। वैसे बाय द वे जब मास नीचे आ जाता है ना किसी भी चीज के नॉर्मली, तो उसको स्पेसिफिक वर्ड मिल जाता है, स्पेसिफिक। जैसे स्पेसिफिक हीट क्या है? हीट अपॉन मास, है ना, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, दैट्स ओके। बट ये जो मास वास नीचे आ जाता है ना, तो उसको स्पेसिफिक वर्ड बहुत यूज करते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी याद रखना ये काफी काम की चीज है। एनीवे, तो हमको फाइंड तो बस यही करना था, तो यहीं पर जो है ये वीडियो खत्म हो गया। प्लीज मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।